नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। इंग्लिश में इस चैप्टर को हम माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास अंग्रेजी में इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले पढ़ने से पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे उनको मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पूछा जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार, प्रवास में उत्प्रवास, आप्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और मानव विकास संकल्पना, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं सबसे पहले कि प्रवास किसे कहते हैं। मित्रों, प्रवास की जो सबसे बेहतरीन परिभाषा जो अब तक कई कंपटीशन में कम से कम 8-7 बार आई है वो बोग महोदय की परिभाषा है और पूछा भी गया है कि बोग महोदय के अनुसार प्रवास क्या है। एक मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहना ही प्रवास कहलाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर बोग के द्वारा दी गई है। इन्होंने 2-3 शब्दों के बारे में और बताया है कि प्रवास में जो शब्द काम आते हैं, जैसे उत्प्रवास क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जावे तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। जैसे कोई मजदूर है जो कि रहने वाला है बिहार का, लेकिन वर्तमान में वह मजदूरी कर रहा है भरतपुर में और वो भरतपुर से बिहार को जाए तो वो है उत्प्रवास। जबकि कोई बाहरी स्थान से मनुष्य आवे तो उसे हम कहेंगे आप्रवास। मान लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी जगह पर यदि या मेरे स्थान पर मनुष्य या मनुष्यों का समुदाय आकर के रहने लग जाए तो उसे हम आप्रवास कहेंगे। यदि एक देश या राज्य की सीमा के अंदर ही जाना हो तो इसको हम आंतरिक प्रवासन भी कहते हैं। जब हम किसी एक देश या राज्य की सीमा के अंदर ही आते हैं जाते हैं तो उसे हम आंतरिक प्रवासन कहते हैं। और यदि ठीक इसका उल्टा कर दिया जाए दोस्तों कि यदि हम एक देश या एक देश से दूसरे देश जाएं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। हम यहाँ मानव विकास की बात करते हैं कि मानव विकास क्या होता है। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने सन 1990 में दी है। और यदि मानव विकास की परिभाषा की बात करें तो वह विकास जिसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति का स्वास्थ्य, तीनों ही दृष्टि से जब मानव संपूर्ण हो, सर्वसंपन्न हो, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ऐसा विकास मानव विकास कहलाता है। भारत में मानव विकास की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया था वो अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मानव विकास को भी 3 भागों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास जिसका कि सूचकांक 0.71 से अधिक रखा गया है,
मध्य मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.70 तक रखा गया है, जबकि तीसरा निम्न मानव विकास सूचकांक का मान 0.5 से कम है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मानव विकास किसने दिया, तो महबूब उल हक, भारत में अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक, जिनका मान आपको याद होना चाहिए कि 0.71 से अधिक, 0.5 से 0.7 तक है जो है मध्य मानव विकास सूचकांक, और जो 0.5 से कम है वो है निम्न मानव विकास सूचकांक। अब बात ये आती है कि उच्च मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश आता है, और हम जो स्वयं भारत के निवासी हैं, हमारा देश कौन से मानव विकास सूचकांक में आता है। देखिए, उच्च मानव विकास की जो श्रेणी है उसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश आते हैं, और विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे है। नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। कुल 94 ऐसे देश हैं जो कि उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि मध्य मानव विकास की श्रेणी में कुल मिला के 47 देश हैं, जिनमें चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे कई उदाहरण हैं। तो एशिया के जो ज़्यादातर देश, जैसे कि हम स्वयं एशिया के देश का एक हिस्सा हैं, एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, तो भारत हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये तीनों देश मध्य मानव विकास श्रेणी में आते हैं। कुल 47 देश हैं, जबकि निम्न मानव विकास श्रेणी में 35 देश आते हैं, जिनमें कांगो, सूडान, अफ्रीका के कई कंट्रीज इसमें शामिल हैं, नेपाल आदि निम्न मानव विकास श्रेणी में शामिल है। 2015 की यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत का 188 देशों में, यानी कुल 188 देशों की रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान था। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है, 0.700। उसके बाद भारत में मानव विकास सूचकांक का दूसरा स्थान केरल के बाद में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का आता है, और जबकि सबसे कम मानव विकास सूचकांक बिहार और छत्तीसगढ़ का है। ये जो आंकड़े हैं ये यूएनडीपी की द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, रिपोर्ट 2015 की है। वर्तमान में ऐसा हो सकता है कि जो 2020 की जो नई रिपोर्ट आई हो, उसमें उस यूएनडीपी की रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक में कुछ तब्दीलियां हो गई हों और भारत का कोई अलग स्थान होना चाहिए। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको वर्तमान की जो कक्षा 6 से 12th तक की एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, तो मैंने ये आंकड़ा कक्षा 12वीं की भूगोल की पुस्तक को पढ़ के लिया गया है, जिसमें अभी भी यही आंकड़ा चल रहा है। तो इस प्रकार आज आपने देखा, कुछ मानव विकास सूचकांक के बारे में आपने जानकारी ली। मैं कुछ 4 बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में और बता रहा हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि मानचित्र पर बनाई गई वो रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कंटूर कहते हैं, कंटूर। जबकि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं, अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो ये पूछा जाता रहता है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर है आइसोहाइट। लिख लें, याद अवश्य करें। जबकि समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोपाइकनिक कहलाती हैं। जो समान जनसंख्या घनत्व होता है
आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत के किन राज्यों का समान जनसंख्या घनत्व है और समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोपाइकनिक कहलाती हैं, जबकि महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं किस नाम से जानी जाती हैं? सही उत्तर है आइसोहेलाइन, जो कि लवणता को बताती है। आइसोहेलाइन रेखाएं लवणता को बताती हैं। आइसोपाइकनिक रेखाएं समान जनसंख्या घनत्व को बताती है और आइसोहाइट रेखाएं समान वर्षा वाले क्षेत्रों को बताती हैं। जबकि कंटूर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई पर हों उनको हम कंटूर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने आज जो पाठ पढ़ा उस पाठ में प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार, उप प्रवास, आप्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवर्षण की परिभाषा भी पढ़ी। आखिर प्रवास के क्या कारण होते हैं, प्रवास के क्या प्रभाव होते हैं, ये भी आप जान सकते हैं कि जैसे अब कोरोना काल चल रहा है तो जो मजदूर लोग हैं या फिर जिनमें दहशत का माहौल बन चुका है वो एक स्थान को छोड़ कर के दूसरे स्थान पर जाकर के रह रहे हैं, तो वो भी प्रवासी लोग हैं। आप अखबार में ये शब्द पढ़ते होंगे। तो प्रवास का जो कारण है वो है कोई ना कोई, या तो कोई दहशत है या फिर किसी रोजी रोटी के लिए चाह कि आप रोजी रोटी के लिए एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, या फिर कोई हुई अप्रिय घटना, ये भी एक कारण है। ये प्रवास के कारण हैं। जबकि प्रवास से क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, कि प्रवास के कारण जनसंख्या का बढ़ना और घटना जारी होता है। यदि मित्रों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठ के पढ़ें दोस्तों, बिना फीस के पढ़ें, बिना कोचिंग क्लास के पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमें सब्सक्राइब करें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।